हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है 38 2D टॉपिक चल रहा है, जिसमें थर्ड पॉइंट कर रहे हैं हम वर्थ सर्कल। पॉइंट और स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का जो टॉपिक है वो है सर्कल। जो भी कैंडिडेट आरपीएससी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एस्टेट, एमपीटेट, टीजीटी, पीजीटी मैथ लेवल पेपर 2 की तैयारी करना चाहता है वो एनआर मैथ क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। सबसे पहले है डेफिनेशन देखते हैं हम। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? तो सर्कल होता है, वर्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान होती है, सदैव समान होती है। उसे क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप, ये हमारा एक स्थिर बिंदु है। अब इससे एक समान दूरी से जो बिंदुपथ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। यानी ये जो दूरी है वो हमेशा क्या होती है? समान होती है। इसे क्या कहते हैं? हम केंद्रक कहते हैं। और ये जो दूरी होती है वो क्या होती है? आर। यानी वर्त की क्या होती है? त्रिज्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्त की मानक समीकरण विभिन्न रूप में। वर्त के अलग अलग समीकरण होते हैं, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में देखे थे, वैसे ही वर्त के भी अलग अलग रूप में क्या होते हैं? इक्वेशन होते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अलग अलग रूप में सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय रूप में। केंद्रीय रूप में क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक वर्त है, ये एक क्या आपके पास वर्त है, जिसका केंद्रक क्या मान लेते हैं हम? जिसका केंद्रक मान लिया हमने H और K, और जिसका अक्ष और Y एक क्या है? बिंदु। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है? A। तो ये क्या होगा? इसका केंद्रीय रूप। त्रिज्या क्या है इसकी? A। तो इसका समीकरण क्या होता है? वर्त का समीकरण। वर्त का समीकरण होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। अब देखो h और k तो क्या है? यहाँ पे केंद्रक के निर्देशांक है। x y यहाँ पे बिंदु के निर्देशांक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? a, जो वर्त की क्या है? त्रिज्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉइंट सरलतम रूप। यानी सरलतम रूप में वर्त का समीकरण क्या होता है? सरलतम रूप में क्या होता है कि मूल बिंदु के जैसे केंद्रक के निर्देशांक हम मान लेते हैं, यानी मूल बिंदु यहाँ से ये क्या हो गया? इसका केंद्रक है, इसके निर्देशांक कितने हैं? 0 और 0। ये बिंदु हो गए यहाँ पे x, और y इसके निर्देशांक हो गए, और a क्या हो गई यहाँ पे? इसकी त्रिज्या। तो यहाँ पे देखो हमें केंद्रक के निर्देशांक मूल बिंदु के निर्देशांक के बराबर दे रखे हैं, तो ये मान हम इस इक्वेशन में रख देंगे जो हमारी केंद्रीय रूप में आई है। तो ये हमारी किस में आ जाएगी? सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। ये क्या है? हमारी सरलतम रूप में वर्त का समीकरण। नेक्स्ट टाइप है व्यापक रूप में वर्त का समीकरण। व्यापक रूप में वर्त का क्या समीकरण होता है? व्यापक रूप में वर्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। ये क्या होता है? व्यापक रूप में सर्कल का इक्वेशन होता है, जहाँ पे केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं? केंद्रक के निर्देशांक होते हैं -g और -f।
और त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। ये क्या हो गया, ये तो होते हैं व्यापक रूप में केंद्रक का निर्देशांक, और ये क्या होती है त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला, और ये क्या होता है व्यापक रूप में सर्कल का इक्वेशन। अब देखो वास्तविक रूप, वास्तविक रूप में वास्तविक वर्त कब होगा, यदि क्या है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का मान क्या हो ग्रेटर देन सी। बिंदुवर्त यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का मान किसके बराबर हो, सी के। नेक्स्ट है काल्पनिक वर्त। काल्पनिक वर्त क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लेस देन सी। ये क्या हो गया, वर्त की सर्कल की टाइप हो गई। त्रिज्या को देखकर हम क्या बता सकते हैं कि वास्तविक वर्त है या बिंदुवर्त है या फिर काल्पनिक वर्त है। एक पॉइंट और होता है यहाँ पे देखो कि अगर c बराबर 0 है तो जो वर्त होता है वर्त मूल बिंदुगामी होगा, मूल बिंदुगामी होगा। यदि f बराबर 0 है तो वर्त का केंद्र एक्सिस पर होगा, और यदि g बराबर 0 है तो वर्त का केंद्र y एक्सिस पर होगा। ये क्या हो गए, हमने 3 टाइप पढ़ लिए सर्कल के इक्वेशन के। एक होता है केंद्रीय रूप सेंट्रल फॉर्म, एक होता है सरल रूप जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, जहाँ ए क्या है वर्त की त्रिज्या है। एक होता है व्यापक रूप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fi प्लस सी इक्वल 0। नेक्स्ट पॉइंट है व्यास रूप में डायामीटर फॉर्म। डायामीटर फॉर्म क्या होती है, जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, ये सर्कल है जिसका डायामीटर दे रखा है हमें इस प्रकार से। एक बिंदु के निर्देशांक है x1 और y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक है x2 और y2, और ये क्या हो गया हमारा मूल बिंदु केंद्रक। तो यहाँ से वर्त का व्यास रूप में समीकरण, वर्त का व्यास रूप में समीकरण क्या होगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल 0। ये क्या हो जाएगा हमारा व्यापक रूप में डायमीटर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है दो बिंदुओं से गुजरने वाले वर्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट से गुजरने वाला। मान लेते हैं दो बिंदु, एक होगा जैसे x1 y1, दूसरा हो गया x2 y2 से गुजरने वाले वर्त का समीकरण क्या होगा, जैसे x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस लेमडा x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल 0।
जहाँ पे हमें देखो यहाँ पे लेमडा ज्ञात करने के लिए कोई भी कंडीशन दी हुई होगी, उससे हम लेमडा का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद में पॉइंट्स हमें दिए हुए होंगे, उससे क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो वो क्या आएगा, हमारा 2 पॉइंट से गुजरने वाले सर्कल का इक्वेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास निर्देशी अक्ष को स्पर्श करने वाले वर्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी पहला है दोनों अक्ष को स्पर्श करने वाले वर्त का समीकरण। मान लीजिए आपके पास ये एक प्लेन है, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया मूल बिंदु। तो यहाँ पे जो वर्त होगा वो दोनों एक्सिस को स्पर्श करता है, तो उसका समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पे देखो इसके मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ए और ए। तो यहाँ से उसका वर्त का समीकरण क्या होगा, वर्त का समीकरण यानी एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, जहाँ ए क्या है, वर्त की त्रिज्या है। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि वर्त सिर्फ एक्सिस को स्पर्श करे, जैसे इस प्रकार से हो, इस प्रकार से, यानी यहाँ से दूरी कितनी हो गई, ये हो गई ए, और मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी हो गई, जैसे एच। ये सिर्फ किस किस को स्पर्श कर रहा है, एक्स को स्पर्श कर रहा है, वाई एक्सिस को नहीं। तो इस कंडीशन में वर्त का समीकरण क्या होगा, वर्त का समीकरण एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। ऐसे ही वाई एक्सिस के लिए मान लीजिए वाई एक्सिस में दे दे आपको, जैसे वर्त सिर्फ वाई एक्सिस को स्पर्श करे, जैसे इस प्रकार से वर्त हो आपके पास जो वाई एक्सिस को क्या करता हो, स्पर्श करता हो। तो इस कंडीशन में मूल बिंदु से दूरी मान लीजिए इसकी कितनी है, एच। तो यहाँ पे वर्त का समीकरण क्या होगा, वर्त का समीकरण होगा एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, ये दूरी मान लीजिए आपको के देते हैं यहाँ पे, के का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। यानी निर्देशी अक्ष को स्पर्श करने वाले वर्त के समीकरण की 3 कंडीशन हो सकती है, या तो जो सर्कल है वो दोनों एक्सिस को स्पर्श करे, या फिर एक्सिस को स्पर्श करे, या फिर वाई एक्सिस को स्पर्श करे। तो इस कंडीशन में वर्त का समीकरण क्या होगा वो हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास निर्देशी अक्ष के समांतर रेखाओं से स्पर्श करने वाले वर्त का समीकरण। जैसे इस प्रकार से हो, जैसे एक्सिस के समांतर कोई रेखाएं हो, ये हो गया एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। इसे समांतर रेखाएं जैसे इस प्रकार से हो, दो समांतर रेखाएं हो, इनको स्पर्श करने वाले वर्त का समीकरण हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट है इसमें, जैसे ये हो गया एक्सिस, यहाँ पे ये दोनों जो वर्त है वो एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, स्पर्श करने चाहिए, इस प्रकार से 0। ये हो गया मूल बिंदु, ये हो गया एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यानी निर्देशी अक्ष के समांतर रेखाओं को स्पर्श करने वाले वर्त का समीकरण, इन्हें स्पर्श करनी चाहिए। ये यहाँ पे थोड़ा डायग्राम है वो गलत बन गया है, इन्हें यहाँ पे दोनों क्या करनी चाहिए, स्पर्श करनी चाहिए इस प्रकार से। ये मूल बिंदु हो गया। अब देखो इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, एक्स इक्वल -1, एक्स इक्वल 3 तथा वाई इक्वल 3 रेखाओं को स्पर्श करने वाले वर्त का समीकरण बताना है। यानी हमें यहाँ पे 3 रेखाएं दे रखी है।
तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, तभी तो हम सर्कल का इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो त्रिज्या का क्या होती है, त्रिज्या इक्वल 1/2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 4/2 इक्वल कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट हमें चाहिए केंद्रक के निर्देशांक। केंद्रक क्या होगा, एक बार देखो -1 लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 2, और एक बार क्या हो जाएगा 3 ± 2। तो यहाँ से देखो, यहाँ से तो मान कितना आएगा हमारा 1, और यहाँ से कितना आएगा प्लस लेके चलेंगे तो कितना आएगा 5। दूसरा निर्देशांक क्या आएगा 1, और क्या आएगा 1। तो यहाँ से वर्त का समीकरण क्या होता है, वर्त का समीकरण क्या होता है, अक्ष माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। ये मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे अक्ष तो ऐसा कैसा रहेगा, अक्ष माइनस ये कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y ऐसा कैसा रहेगा, के का मान हो जाएगा 5 इक्वल कितना हो जाएगा 4। इसे सरल कर लेंगे तो यहाँ से मान कितना आएगा, अक्ष स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल 4, यानी अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10y, ये 22, और ये हो जाएगा 26। इसको इधर लेके आएंगे तो -26 होगा तो +22 इक्वल कितना हो जाएगा 4। ये क्या आ गया हमारा सर्कल का इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है वर्त के प्राचलिक समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। यानी सबसे पहले हमें वर्त के प्राचलिक इक्वेशन बतानी है, तो हम किसके लिए बताएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए। यानी वर्त का जो समीकरण होता है सिंपलेस्ट इक्वेशन, अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर के प्राचलिक समीकरण, क्या क्या होंगे, यानी अक्ष इक्वल ए कोस थीटा और वाई इक्वल ए साइन थीटा। अब देखो ये मान अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो ये इसको सेटिस्फाइड करते हैं, तो ये इसका क्या हो गया, प्राचलिक रूप हो गया। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका केंद्रक क्या है, मूल बिंदु, और यहाँ से एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है ए कोस थीटा और ए साइन थीटा। ये हो गया एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ये क्या हो गए, इसके प्राचलिक समीकरण हो गए। प्राचलिक निर्देशांक क्या हो गई, प्राचलिक निर्देशांक होंगे ए कोस थीटा ए साइन थीटा। ये तो कौन सी इक्वेशन के लिए हो गई, जो सिंपलेस्ट इक्वेशन होती है सर्कल की, उसके लिए प्राचलिक समीकरण और प्राचलिक निर्देशांक हो गई। सेकंड है हमारे पास जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन है वो क्या है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर का प्राचलिक समीकरण। अब इसका भी देखो प्राचलिक समीकरण होगा, वो ऐसे बिंदु होंगे जो इसको क्या करते हों, सेटिस्फाइड करते हों। यानी अक्स इक्वल क्या लिखेंगे, एच प्लस ए कोस थीटा, और वाई इक्वल क्या होंगे, के प्लस ए साइन थीटा। इसके प्राचलिक निर्देशांक क्या क्या होंगे, प्राचलिक निर्देशांक होंगे वो होंगे एच प्लस ए कोस थीटा और के प्लस ए साइन थीटा।
अब देखो इसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो एग्जाम्पल किस प्रकार से पूछा जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन से। जैसे वर्त का हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है, पर स्थित किसी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो देखो हमें इसका कंपैरिजन करना होगा। किससे करना होगा? वर्त के व्यापक समीकरण से, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। तो देखो यहाँ से केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं? केंद्र के निर्देशांक माइनस जी और ये क्या होते हैं? माइनस एफ होते हैं। इस इक्वेशन के कंपैरिजन इससे करेंगे तो यहाँ से मान कितना आएगा? एक तो आएगा 2 और एक क्या आएगा? -3। तो ये तो केंद्र के निर्देशांक हो गई। त्रिज्या क्या हो गई? त्रिज्या हो गई √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी ये भी मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो जी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, सी का मान कितना आएगा यहाँ से? -12, तो ये कितना हो जाएगा? +12, यानी मान कितना आएगा यहाँ से? 5। अब देखो हमें क्या बताने हैं? प्राचलिक निर्देशांक बताने हैं। प्राचलिक निर्देशांक बताने हैं। तो प्राचलिक निर्देशांक अभी हमने ज्ञात किए हैं, क्या होते हैं? एच का मान हमें पता ही है, यानी जी का मान होगा वो होगा, यानी कितना होगा? h प्लस ए कोस थीटा, और एक होगा k प्लस ए साइन थीटा। h और k है यहाँ पे केंद्रक के निर्देशांक, तो वो मान रख देंगे हम, यानी 2 प्लस ए यहाँ पे वर्त की त्रिज्या है तो 5 कोस थीटा, ये हो जाएगा -3 प्लस 5 साइन थीटा। ये क्या आ जाएंगे हमारे पास? बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक आ जाएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्त की जीवा की लंबाई, यानी वो यहाँ से हमें क्या बताना है कि वर्त की जो जीवा की लंबाई होती है वो क्या हो सकती है, किस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक वर्त है, डायग्राम से समझ लीजिए। ये हमारे पास एक वर्त है जिसका केंद्रक हो गया हमारे पास सी, और ये एक क्या हो गई? एक वर्त की जीवा जिसकी लंबाई है ए और बी। इस पर परपेंडिकुलर मान लीजिए एम है, मूल केंद्रक से और इस यहाँ से लेकर दूरी कितनी दे रखी है? पी, और ये जो दूरी है वो क्या है यहाँ पे? ए, यानी वर्त की त्रिज्या क्या है यहाँ पे? ए। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, यानी ए बी क्या हो गई? जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा 2√a² माइनस p²। यहाँ पे देखो पाइथागोरस प्रमेय से भी इसे सरल कर सकते हैं। ए बी ये परपेंडिकुलर होगा तो इसे 2 भागों में बांटेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं? इसे ज्ञात कर सकते हैं। या फिर हमें देखो वर्त का इक्वेशन क्या दे रखा हो, जैसे x² प्लस y² प्लस 2gx जनरल फॉर्म दे रखी हो प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। तो इसमें देखो 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि x पर काटा गया अंतःखंड क्या होगा? 2√g² माइनस सी। सेकेंड होगा y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड तो वो क्या होगा? 2√f² माइनस सी। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है और ये क्या हो गई? y एक्सिस, और ये क्या हो गई हमारी एक्सिस।
और ये क्या हो गई वाई एक्सिस। तो देखो इस पे काटा गया अंतखंड की जो लंबाई होती है यानी यहाँ से लेकर ये जो अंतखंड है इसका मान होगा 2√f² माइनस सी, और ये अंतखंड होगा उसका मान होगा इसका मान होगा हमारे पास 2√g² माइनस सी। ये क्या हो गया एक्सिस और वाई एक्सिस पर काटे गए अंतखंड की लंबाई हो गई। अब देखो इसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यदि रेखा एक रेखा का इक्वेशन दे रखा है, वर्त का इक्वेशन दे रखा है कि जीवा है तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसका कंपैरिजन करेंगे और किसका मान निकालेंगे केंद्रक का। इस इक्वेशन का केंद्रक क्या इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। केंद्रक का इक्वेशन वर्त का इक्वेशन होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं -g और -f। यहाँ से इसको कंपैरिजन करेंगे तो क्या मान आएगा g का यानी माइनस, यहाँ से माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, और इसमें भी 2 का भाग दे देंगे और फिर क्या लिख देंगे माइनस यानी -2। त्रिज्या का क्या फॉर्मूला होता है, त्रिज्या का मान होता है √g² प्लस f² माइनस c। तो यहाँ से मान आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, c का मान हो जाएगा +4 इक्वल, ये हो जाएगा 1 + 4 + 4 यानी कितना हो जाएगा 3। एक मान हमें यहाँ पे क्या चाहिए p। p यहाँ पे क्या होता है, p होता है यहाँ पे वर्त के केंद्रक से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई। अभी मैंने देखो आपको बताया था कि हमारे पास ये क्या है एक सर्कल है जिसमें ये क्या हो गया केंद्रक हो गया, ये क्या हो गई त्रिज्या हो गई जैसे a और b, इसकी हमें लंबाई याद करनी है। यहाँ पे हमें निकालना है p और ये हो गया परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया केंद्रक के निर्देशांक के कितने निकाले हमें अभी हमने निकाले हैं 1 और -2। ये क्या हो गई त्रिज्या हो गई, त्रिज्या कितनी निकाली है हमने अभी 3। तो हमें देखो क्या निकालना है यहाँ पे p वर्त के केंद्रक से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई निकाली है। अब देखो हमें क्या दे रखी है एक रेखा दे रखी है, क्या दे रखी है x - y + 1 = 0। तो ये क्या करेगी इस केंद्रक वाले बिंदु को क्या करेगी सेटिस्फाइड करेगी। तो किस प्रकार से निकालेंगे p इक्वल क्या होगा यानी x के स्थान पे ये निर्देशांक रख देंगे, क्या मान आएगा 1 + 2 + 1 अपॉन, यानी रेखा के निर्देशांक क्या हो गए यहाँ पे a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो मान कितना आएगा हमारा ये हो जाएगा 4 अपॉन, ये हो जाएगा √2। तो यहाँ से मानेगा 2 √2। ये किसका माना गया p का माना गया। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे जीवा की लंबाई यानी जीवा की लंबाई AB। क्या फॉर्मूला होता है 2√a² माइनस p²। a क्या है यहाँ पे a है त्रिज्या यानी वर्त की त्रिज्या यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 4 8 यानी यहाँ से मान कितना आएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में भी है तो 2, तो यहाँ से मान कितना आएगा 2। ये क्या हो गई हमारी जीवा की लंबाई हो गई। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछा है, रेखा दे रखी है x - y + 1 = 0। सर्कल का इक्वेशन दे रखी है कि जीवा है तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। ये जो रेखा है वो क्या है इस वर्त की जीवा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये जो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है इसको व्यापक समीकरण से क्या करेंगे
कंपैरिजन करेंगे। यहाँ से हम केंद्रक का मान निकालेंगे, त्रिज्या का मान निकालेंगे। और P वृत्त के केंद्रक से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो ये देखो हमें क्या दे रखी है, एक रेखा दे रखी है, यानी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो एक बिंदु से परपेंडिकुलर इस पे डाला जाता है। तो क्या फॉर्मूला होता है कि ये जो पॉइंट है वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। फॉर्मूला देखो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से होगा। और ये क्या करेगा, इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से मैंने पी का मान निकाल लिया। पी का मान आया 2 अंडर रूट 2। लंब की लंबाई आ गई। तो हम जीवा की लंबाई का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, क्या होता है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सारे मान इसमें रखेंगे तो जीवा की लंबाई कितनी आएगी हमारी 2। नेक्स्ट पॉइंट है वृत्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति। यानी हमें एक पॉइंट बिंदु दे रखा हो तो हमें बताना कि उसकी स्थिति क्या है, यानी वो वृत्त के अंदर स्थित है या वृत्त की परिधि पर स्थित है या वृत्त के बाहर स्थित है। ये हमें क्या करना है, बताना है। मान लीजिए हमारे पास ये एक वृत्त है। वृत्त मान लिया हमने क्या है S, और ये हमारे पास एक बिंदु हो गया जिसके निर्देशांक है x1 और y1। अब देखो हमें ये बताना है कि ये जो बिंदु है, जैसे मान लीजिए ये बिंदु है P, हमें ये बताना है कि ये P बिंदु है वो इस सर्कल के ऊपर स्थित है, बाहर स्थित है या फिर अंदर स्थित है। तो देखो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, इसके लिए कंडीशन होगी जैसे वृत्त का समीकरण क्या हो गया, S एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। तो इसके लिए क्या होगा कि S1 निकालेंगे हम। क्या होगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। यानी क्या करेंगे, इस बिंदु को इसी सर्कल वाले इक्वेशन में रखेंगे। x के स्थान पे x1, y के स्थान पे y1, यानी सेटिस्फाइड करवाएंगे और S1 निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे केस होगा फर्स्ट केस क्या है कि S1, देखो केस फर्स्ट होगा S1 ग्रेटर देन 0। अगर S1 ग्रेटर देन 0 है तो ये जो बिंदु है x1 और y1 वृत्त के बाहर स्थित होगा, वृत्त के बाहर स्थित है। सेकंड केस है यदि S1 बराबर 0 है तो इसमें क्या केस होगा कि x1 और y1 वृत्त के ऊपर स्थित है, वृत्त के ऊपर स्थित है। थर्ड केस होगा S1 लेस देन 0। तो इसमें क्या होगा कि जो हमें पॉइंट दे रखा है वो क्या है, वृत्त के अंदर स्थित है, अंदर स्थित है। देखो कई बार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हमें एक सर्कल का इक्वेशन दे दिया जाता है और एक पॉइंट दे दिया जाता है। पूछा जाता है कि ये वृत्त के बाहर स्थित है, अंदर स्थित है या फिर ऊपर स्थित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट को क्या करेंगे, सर्कल के इक्वेशन से सेटिस्फाइड करेंगे और S1 निकालेंगे। फिर देखेंगे कि S1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉइंट होगा वो बाहर स्थित होगा। S1 इक्वल 0 है तो वृत्त के ऊपर स्थित होगा और S1 लेस देन 0 है तो वृत्त के अंदर स्थित होगा। इस प्रकार से हमने सर्कल के ज़्यादातर पॉइंट है वो क्या कर लिए हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और बचे हुए पॉइंट होंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी नेक्स्ट न्यू क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।